जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारतीय वायुसेना ने 2023 में तीसरा नेत्रा मार्क 1 एयरक्राफ्ट को शामिल किया है और कहा जा रहा है कि जो तीसरा नेत्रा मार्क 1 एयरक्राफ्ट है वो पहले वाले नेत्रा मार्क 1 एयरक्राफ्ट की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस है। भारतीय सेना ने महिंद्रा के नए 8x8 वेब का ट्रायल शुरू किया। रक्षा मंत्रालय के DGQA ने टाटा के QRFB आर्मर्ड व्हीकल्स का निरीक्षण किया। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। DRDO ने नई जनरेशन आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। भारत ने एक हाइब्रिड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैयार किया है जिसमें कि इंटीग्रेटेड एक स्वदेशी जैमर शामिल है। इसका इस्तेमाल स्वाम हमलों के खिलाफ प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसे भारत ने देश में ही तैयार किया है। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने माइंस को निष्क्रिय करने के लिए एक अत्याधुनिक कटिंग एज स्वाम टेक्नोलॉजी को तैयार किया है जो कि पानी के अंदर भारत की रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। DRDO ने एयर इंटरव्यू के दौरान अपनी इस नई तकनीक के बारे में जानकारी दी थी और इस तकनीक के तहत ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी कि जो AUVs हैं वे एक साथ काम करके पानी के नीचे के लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं और उन्हें बेअसर कर सकते हैं। बता दें कि ये जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं वो एक स्वाम कॉन्फ़िगरेशन में सहयोग करते हैं और प्रभावी ढंग से डेजिग्नेटेड एरिया को कवर करते हैं और सामने आने वाले खतरों का पता लगाते हैं और ये भारतीय नौसेना के लिए पानी के भीतर खतरों के खिलाफ एक जबरदस्त हथियार होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना का खुलासा किया। इसरो के प्रमुख S सोमनाथन जी ने खुलासा किया है कि वे विशेष रूप से डिकॉय BB84 नाम के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के विकास में काम कर रहे हैं और ये सैटेलाइट्स और उससे आगे के लिए सुरक्षित और अटूट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अनहैकेबल कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करने के लिए क्वांटम मैकेनिज्म के सिद्धांतों का फायदा उठाएगा। इसरो के द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की खोज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्रांति लाने की अपार संभावनाएं भी हैं। इनका इस्तेमाल मिलिट्री और डिफेंस में किया जा सकता है जिसमें कि सैन्य कर्मियों और उनकी संपत्तियों के बीच सुरक्षित संचार, संवेदनशील जानकारी को दुश्मन के हाथों से पकड़ने से रोकना आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा हैकर्स भी हमारे जो पावर ग्रिड, इसके अलावा हवाई यातायात नियंत्रण और अन्य जो बुनियादी ढांचे हैं उनको जो लक्षित करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। और यही नहीं, इस तकनीक का इस्तेमाल फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित करने के लिए भी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने आज एक बार फिर से आकाश मिसाइल का एक और सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। दरअसल ये नेक्स्ट जनरेशन की आकाश मिसाइल है जिसका परीक्षण ITR से किया गया और ये परीक्षण दोस्तों कम ऊंचाई पर हाई स्पीड वाले जो मानव रहित हवाई लक्ष्य हैं उनके खिलाफ था और इस टेस्ट के दौरान इस हथियार ने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक रोक लिया। और इस दौरान इस टेस्ट को कैप्चर करने के लिए कई रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए थे और इनसे जो डेटा मिला उससे पुष्टि हुई कि आकाश मिसाइल का टेस्ट सफल हुआ है। इस दौरान DRDO, भारतीय वायुसेना, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि के जो सीनियर अधिकारी थे वो मौजूद रहे। ये सिस्टम देश की वायु रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा गेम चेंजर होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, महिंद्रा DRDO का जो पहिएदार यानी कि व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है उसका परीक्षण अब सेना ने शुरू कर दिया है। ये एक नया लड़ाकू वाहन होगा जिसकी क्षमताओं का परीक्षण किया जा रहा है और 8x8 एम्फीबियस ये जो वाहन है वो भारत की सैन्य टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग भी है जो कि युद्ध के मैदान पर भारत को एक रणनीतिक रूप से बढ़त देगा। आप सब जानते हैं कि टाटा एडवांस सिस्टम भी अपना खुद का वैप वेरिएंट तैयार कर चुकी है जिसे कि अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन पहली बार महिंद्रा का 8x8 ये जो वैप है वो सामने आया है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर DRDO के डिजाइन पर महिंद्रा ने अपना ये नया प्रोटोटाइप विकसित किया है। वहीं DRDO ने ये डिजाइन टाटा को भी दिया था जिन्होंने अपना टाटा क्रिस्टल तैयार किया। लेकिन दोस्तों, महिंद्रा ने थोड़ा वक्त लिया इसे बनाने को लेकर और कहा जा रहा है कि महिंद्रा का जो 8x8 ये जो वेब प्लेटफॉर्म है वो काफी ज्यादा घातक होने वाला है। बता दें कि इसका वजन भी 25 टन के आसपास होगा। इसमें भी 600 हॉर्स पावर का इंजन लगा होगा। साथ ही साथ इसमें भी मल्टीमिशन सिस्टम लगे होंगे जिसमें कि 30 mm की गन, 23 mm की ऑटो कैनन, एंटी एयरक्राफ्ट गन और ATGM आधारित टैंक किलर्स भी इसमें लगाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि इस वेप में कई विशेषताएं होंगी। सबसे बड़ी बात है कि सर्वाइबिलिटी, इसका मजबूत कवच और एडवांस डिफेंस सिस्टम दुश्मन की गोलीबारी का सामना करते हुए चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा और ये ऑल टेरन परफॉर्मेंस वाले वाहन है। इसके अलावा इनकी जो लिथैलिटी है वो भी बढ़ी हुई होगी जिसमें कि टरेट माउंटेड वेपन सिस्टम और अतिरिक्त आर्मामेंट ऑप्शंस भी इसमें दिए जाएंगे जिससे कि ये जो वैप है वो युद्ध के मैदान में एक शक्तिशाली मारक क्षमता प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने एक एंटी सोनार डिकॉय तैयार किया है भारतीय नौसेना के लिए जो कि कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के लिए है।
और ये जो दोस्तों एंटी सोनार डिकॉय है वो कलवरी क्लास की सबमरीन की अकॉस्टिक सिग्नेचर की नकल करेगा और एक फॉल्स टारगेट बनकर दुश्मनों के सोनार सिस्टम को कंफ्यूज कर देगा, जिससे कि जो वास्तविक सबमरीन है वो अपने काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस फिलहाल तो इजराइल के हेरॉन मार्क 2 और हर्मेस 900 जो कि दृष्टि 10 नाम से यूएवी है, उनकी खरीद जो है वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत कर रही है। हालांकि ये एक तत्कालीन सॉल्यूशन आप समझ सकते हैं ताकि ऑपरेशनल गैप्स जो हैं वो पूरे किए जा सके, लेकिन दोस्तों भारत आगे अपने भविष्य को देखते हुए अपनी आर्म फोर्सेस के लिए स्वदेशी आर्चर एनजी को ही प्राथमिकता देगा। इसी बीच कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल स्थानीय स्तर पर यानी कि भारत में हेरॉन मार्क 2 को एचएएल के साथ मिलकर तैयार करेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आर्चर एनजी ही होगा, जो कि लोकलाइज हर्मेस 900 दृष्टि 10 को एक कंपटीशन देगा, वो भी 91 मेल यूएवी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने एक जबरदस्त डिवाइस तैयार किया है जिसका नाम टैक्टिकल इंफ्रारेड इल्यूमिनेशन है। इस डिवाइस का इस्तेमाल खास करके रात के घने अंधेरे में जो मुश्किल ऑपरेशंस हैं उन्हें करने के लिए भारतीय सेना को एक बड़ी मदद मिलेगी। हाल ही में भारतीय सेना ने इस डिवाइस का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है और ये डिवाइस अब जो आतंक प्रभावित इलाके हैं या फिर अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात यूनिट्स हैं उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा कि टेक्निकल इंफ्रारेड इल्यूमिनेशन 2 डिवाइस का एक सेट होता है। पहली डिवाइस से कुछ ऐसी वेव्स निकलती हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन कैमरा नुमा एक खास डिवाइस से इसे देखा जा सकता है और पहली डिवाइस से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो ऑपरेशन एरिया में एक लाइट यानी कि उजाला कर देंगी और ऑपरेशन को अंजाम देने गए जो भारतीय सेना के सैनिक होंगे वो खास कैमरा नुमा डिवाइस से उस लाइट से दुश्मन की मौजूदगी और उसकी पोजीशन को देख सकते हैं। इससे ऑपरेशन में बड़ी आसानी से सफलता मिल सकती है, यानी कि गुप्त अंधेरे में भी भारतीय सेना के जांबाज दुश्मनों को वहीं निपटा सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान का 5th जनरेशन का फाइटर जेट लेने का जो प्रोग्राम बन रहा है उसको लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। अब बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान चाइना से J-31 फाइटर जेट्स लेने वाला है। इसके पीछे का कारण चाइना जरूर है, क्योंकि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के माध्यम से वो भारत को परेशान कर सके। अब पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आ गई है कि वो करीबन 36 यानी कि 36 J-31 फाइटर जेट्स को हासिल करेंगे। वहीं कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो भारत को अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का दबाव बढ़ सकता है। और ये बात भी दोस्तों सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो हमसे पहले पाकिस्तान इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को शामिल कर लेता है तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी बढ़त वो ले लेगा। यहाँ पर दोस्तों हमारी हवाई तैयारियों में देरी जरूर हो रही है, लेकिन चीन पाकिस्तान ने तो प्लान भी बड़ा कर दिया है। चाइना के इस फाइटर जेट को J-31, J-35 या फिर FC-31 भी कहा जा सकता है और चाइना भी अगले 5 सालों के अंदर अपनी नौसेना में इन्हें शामिल कर रहा है। दरअसल चाइना अपने इस फाइटर जेट को उन देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका के महंगे फाइटर जेट्स नहीं खरीद सकते हैं। जहां पाकिस्तान और चाइना तेजी से फाइटर जेट्स शामिल कर रहे हैं, लेकिन भारत में अभी भी सिलेक्शन की प्रक्रिया जारी है। ना तो हमने 114 MRF फाइटर जेट्स अभी तक उनको अप्रूवल दिया है। तेजस मार्क 1A अब शामिल होगा, लेकिन धीरे धीरे उनका इंडक्शन होगा। तेजस मार्क 2 और लंबा टाइम लेगा। AMC तो आप 2031-32 तक तो भूल ही जाइए। भारत के खिलाफ दोस्तों एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल खेला जा रहा है हमारे पड़ोसी मुल्कों के द्वारा, और ये काम चाइना के द्वारा हो रहा है। चाइना जानता है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड बनाकर उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में वो पाकिस्तान को सस्ते दाम हो चाहे फ्री में हो वो उनको देने की कोशिश करेगा ताकि भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यूके यानी कि ब्रिटेन ने एक बार फिर से भारत को एक बड़ा झटका दिया है। आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन की यात्रा पर थे और इसी दौरान पाकिस्तान में जो ब्रिटिश उच्चायुक्त है उसने भारत को चिढ़ाने वाला काम किया। उसने मीरपुर का दौरा किया जो कि भारत के कश्मीर का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया है। इसके अलावा जो ब्रिटिश उच्चायुक्त उसने लिखा है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान के लोगों के बीच आपसी संबंधों का ये केंद्र है और 70% जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनकी जड़ें मीरपुर से हैं। बात साफ है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मीरपुर जो है वो हमारे पीओके में आता है, वो हमारा अभिन्न हिस्सा है और ब्रिटेन ने ये काम जानबूझकर किया। और बंटवारे से लेकर अगर आप पुराना इतिहास भी उठाकर देख लो तो ब्रिटेन के ही ये सारे काम थे जिसने कि भारत का बंटवारा, भारत में हर तरीके की फूट डालने की कोशिश की थी। और यही काम दोस्तों अमेरिका भी कर चुका है, उसने भी अपने एक उच्चायुक्त को वहाँ भेजा था। भारत हमेशा से विरोध करता है, क्योंकि कोई भी अगर फॉरेन डेलीगेशन है वो अगर पीओके में जाता है तो वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार रूस ने सुरक्षा परिषद में एक बड़ी चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि
रूस पर अगर पश्चिमी देशों के द्वारा दिए गए मिसाइलों से हमला किया जाता है तो रशिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह रूस का आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होगा, बल्कि यह रूस के लिए एक ऐसे स्टेट के खिलाफ परमाणु हथियार का उपयोग करने का एक प्रत्यक्ष और साफ आधार होगा। फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।